आज सूरज बहुत खुश है। हो भी क्यों ना। आज कितने दिनों बाद उसे लंबी छुट्टी मिली है, क्योंकि ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आने के बाद सूरज ने कई बार हफ्ते भर की छुट्टी लेने का प्रयास किया, पर छुट्टी नहीं मिली थी। इस बार उसके बॉस ने छुट्टी मांगते ही दे दी, तो सूरज जैसे हवा में उड़ता हुआ दिल्ली से गाज़ियाबाद पहुंचा था। सुबह नाश्ता कर सूरज अपने स्कूटर पर मित्रों से भेंट करने निकल पड़ा, तो पीछे से माँ चिल्ला कर बोली थी, अरे बेटा जल्दी लौटना, तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। सूरज की मित्र मंडली बहुत बड़ी है और उसके सभी दोस्त उसे बहुत पसंद करते हैं। उसे देखते ही सब उछल पड़े। मित्रों ने ऐसा घेरा कि उसे निकिता को फ़ोन करने का भी मौका नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाया और फिर एकांत में जाकर निकिता को फ़ोन किया। उसका फ़ोन पाते ही वह भी उछल पड़ी। अरे सूरज, तुम दिल्ली से कब आए? आज सुबह ही। सुनो, तुम बैंक से छुट्टी ले लो और अपनी पुरानी जगह पर आ जाओ, वहीं बैठते हैं। ठीक है, तुम पहुँचो, मैं आती हूँ। सूरज रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपना स्कूटर लॉक कर जैसे ही गेट पर पहुँचा, उसने देखा निकिता ऑटो से उतर रही है। दूर से ही हाथ हिलाती निकिता पास आई तो दोनों रेस्टोरेंट के एक केबिन में जाकर बैठे। बैठते ही निकिता ने प्रश्न किया, और सुनाओ, कितनी गर्लफ्रेंड बनी? मान गई तुमको, जवाब नहीं तुम्हारा। इतने दिन कैसे रहा? तबीयत कैसी थी? मन लगा कि नहीं? यह सब पूछने के बजाय मुंह खुला भी तो गर्लफ्रेंड की खोज खबर करने के लिए। निहाल हो गया मैं तो। निकिता भी गुस्से में थी। मैं ही कौन अच्छी थी यहाँ? गुस्से में तमक कर निकिता बोली, तुमने कितनी बार पूछा? अब तुम्हें कैसे समझाऊं कि दिल्ली में जिम्मेदारियों के साथ साथ काम भी बहुत हैं। प्रमोशन पर गए हो तो दायित्व ज़्यादा ही होगा। वैसे सूरज, तुम्हारे जाने के बाद अब मुझे उस शहर में सब कुछ सुना सुना लगता है। मुझे भी वहाँ बहुत अकेलापन महसूस होता है। क्या तुम्हारा ट्रांसफ़र वहाँ नहीं हो सकता? मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी काम बनते बनते 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। अचानक गंभीर होकर निकिता बोली। सूरज हंस बोलकर बहुत समय गुजार लिया। अब कहो, तुम अपनी माँ से हमारी शादी के बारे में खुलकर बात करोगे या नहीं? घुमा फिरा कर मैं कई बार माँ से कह चुका हूँ, पर तुम तो जानती हो कि वह कितनी रूढ़िवादी हैं। जाति पाति की बेड़ियाँ तोड़ने को वह कतई तैयार नहीं हैं। देखो, अगर तुम अम्मा की आज्ञा ना ले पाए तो मेरे लिए बस 2 ही रास्ते हैं। या तो सबको ठेंगा दिखाकर मैं तुमको घसीट कर अदालत ले जाऊं और वहीं शादी कर लूं, नहीं तो मेरे घर वाले जिसको भी चुने उसके साथ फेरे ले लूं। पर डार्लिंग, संतोष का फल मीठा होता है। अभी ऐसा कुछ मत करो, मैं देखता हूँ। मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। तुमको तो 2 वर्ष हो गए, पर आज तक देख ही नहीं पाए कुछ। घूमते फिरते 7 दिन बीत गए, पर चाहते हुए भी सूरज माँ से अपनी शादी की बात नहीं कर पाया। उसने भाभी से बात भी की, तो भाभी ने यह कहकर रोक दिया कि तुम्हारे तबादले से अम्मा का मिजाज बिगड़ बैठा है। वह फ़ौरन समझेंगी कि ठाकुर की बेटी ने योजना बनाकर तुम्हें यहाँ से हटाया है। इससे रही सही उम्मीद भी हाथ से जाती रहेगी। 3-4 महीने और गुजरने दो, तब बात करेंगे। वैसे भी देवर जी, प्रेम के मजबूत बंधन इतनी जल्दी नहीं टूटते। सूरज दिल्ली लौट आया। यहाँ वह अपनी दीदी के घर रहता है, पर दीदी की दशा देखकर उसे बड़ी दया आती है। असल में रिंकी दीदी से उसका लगाव बचपन से है। वह अम्मा की चहेती भतीजी महीनों अपनी बुआ के पास आकर रहती थी। बड़ा होकर सूरज जब भी अपने मामा के घर जाता, रिंकी दीदी उसका खूब ध्यान रखती थी। जीजाजी तो बहुत ही अच्छे हैं, दीदी का ख्याल भी खूब रखते हैं, पर उनकी बस यही कमजोरी है कि अपनी माँ व बहन के सामने कुछ बोल नहीं पाते, चाहे वे उनकी पत्नी पर कितना भी अत्याचार क्यों ना करें। जीजाजी के 2 और भाई भी हैं, दोनों संपन्न हैं, बड़े बड़े घर हैं दोनों के पास, पर उनकी पत्नियाँ रिंकी दीदी की तरह मुंह बंद करके सारे अत्याचार नहीं सहती। माँ बेटी के मुंह खोलते ही उनको उनके स्थान पर खड़ा कर देती हैं। चूँकि रिंकी दीदी सीधी हैं, रोती बिलखती हैं, सब सह लेती हैं, और जीजाजी भी कुछ नहीं कहती, सो दोनों माँ बेटी यहीं डेरा डाले रहती हैं। मामा ने खाली हाथ रिंकी का ब्याह नहीं किया था, मोटा दहेज दिया था, फिर भी उठते बैठते उसे ताने और गालियाँ ही मिलती। दोनों माँ बेटी दिन भर बैठी लेटी टीवी देखती हैं, एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीती। बेचारी रिंकी दीदी काम करते करते बेहाल हो जाती हैं, उस पर भी दोनों की हुक्म चलते ही रहते हैं। रिंकी दीदी पर सूरज जान छिड़कता है।
उनकी यह दशा देख वह बौखला उठता है। तब दीदी ही झगड़े के भय से उसे शांत करती हैं। दीदी पर भी उसे गुस्सा आता है कि वह बिना विरोध के सारे अत्याचार क्यों सहन करती हैं। एक दिन सिर उठा दे तो माँ बेटी को अपनी जगह का पता चल जाएगा। पर दीदी घर में कलेश के भय से चुप ही रहती हैं। दीदी की ननद अभी तक कुंवारी बैठी हैं। एक तो ऐसा व्यवहार, ऊपर से बनाव श्रृंगार में सलीके का अभाव, चटकीले कपड़े और चेहरे की रंगाई पुताई करके तो वह एकदम चुड़ैल ही लगती है। सूरज तो देखते ही जल भुन जाता है। अचानक सूरज ने महसूस किया कि चुड़ैल अब कुछ ज़्यादा ही उसका ख्याल रखने लगी है। शाम को काम से लौटते ही चाय नाश्ते के साथ खुद भी सज धज कर तैयार रहती हैं। सूरज आतंकित हो उठता है, क्योंकि इन सब बातों का साफ मतलब है कि वह चुड़ैल सूरज को फंसाना चाहती है। दीदी की सास भी अपनी कर्कश आवाज़ को नरम कर बेटा बेटा करने लगी है। सूरज को खतरे की घंटी सुनाई दी। उस रात सब खाने बैठे थे। पालक पनीर मुंह में रखते ही जीजाजी चौंके। वाह, यह तो तुम्हारे हाथ के बने हैं। मैं तुम रसोई में कैसे पहुंच गई? दीदी की सास ने मुंह बनाया और बोली, चल हट, मैं तो कमर दर्द में पड़ी हूँ। डॉली ने बनाए हैं। अच्छा, डॉली को पता है कि रसोई का दरवाज़ा किधर खुलता है? डॉली ने अदा के साथ कंधे झटके और बोली, ओ भैया, तू क्या जानता है? दीदी की सास बोली, मुझसे अच्छा खाना मेरी बेटी बनाती है। इसने तो मन लगाकर पकवान मिठाई बनाना भी मुझसे सीखा है। फिर सूरज की तरफ मुड़कर बोली, सूरज बेटा, मैं इतना काम करती थी कि सब देखकर हैरान होते थे। मेरी सास कह रही थी कि अरे थोड़ा आराम कर ले, मरेगी क्या काम करते करते। अब तो कमर दर्द ने अपाहिज बना दिया है। और अपनी दीदी को देखो, इतनी सुस्त है कि 10 मिनट के काम में 2 घंटे लगा देगी। यह सुनकर सूरज की आत्मा जल उठी। स्वादिष्ट खाना कड़वा हो गया। 2 दिन के लिए सूरज फिर घर गया तो निकिता का गुस्सा और भी बड़ा हुआ पाया। भाभी से रूठते हुए बोला, भाभी, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? माँ को समझाओ। माँ जी, टेढ़ी खीर है भैया, फिर भी देखती हूँ। बर्फ़ को थोड़ा थोड़ा करके ही पिघलाना होगा। देखती हूँ कब तक सफलता मिलती है। सूरज खाली हाथ लौट आया था। इधर घर में दीदी की सास नंदों की खातिरदारी का आतंक। वह आराम से अपने गेस्ट हाउस में रह सकता है, पर माँ की डांट, दीदी के आंसू, जीजाजी का आग्रह, जाए तो कैसे? कभी कभी सूरज को लगता है कि वह यहाँ से भाग जाए। उस दिन ऐसे ही भारी मन से ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि मोबाइल बज उठा। क्या कर रहे हो? इस समय और क्या करूँगा, काम कर रहा हूँ। लंच में निकल पाओगे? निकल लूँगा, पर जाऊँगा कहाँ? तुम्हारे ऑफिस के सामने रेस्टोरेंट है, उसमें आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। निकिता, तुम यहाँ दिल्ली में कैसे? मैंने भी अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है जनाब, और पिछले 1 सप्ताह से मैं यहीं हूँ। और मुझे नहीं बताया? बता तो दिया, बाकी बातें मिलने के बाद। इतना कहकर निकिता ने फ़ोन रख दिया। सूरज का समय मानो कांटे नहीं कट रहा था। लंच के समय उसने आधे दिन की छुट्टी ले ली और रेस्टोरेंट पहुंच गया। निकिता दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों कोने की सीट पर जा बैठे। बेरा पानी रख गया तो निकिता ने गिलास उठाया, पानी का घूंट गले के नीचे उतार कर बोली, और सुनाओ, क्या हाल है जनाब का? अभी तक तो बेहाल था, पर अब तुम्हारे आने से हाल सुधर जाएगा। सूरज, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं तमाम उम्र कुंवारी रहकर तुमको इसी तरह रिझाती रहूँगी? अब मैं अपने घर वालों को ज़्यादा दिन नहीं रोक पाऊँगी। तुम हमारी शादी को गंभीरता से लो और कुछ करो। निकिता, विश्वास करो मेरा, मैं जल्दी ही कुछ करूँगा। मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पर विश्वास रख कर मुझे कुंवारी ही बूढ़ी होना पड़ेगा। यह सुनकर सूरज का मुंह उतर गया। छोड़ो इन बातों को, यह बताओ, रिंकी दीदी, बच्चे व जीजाजी कैसे हैं? दीदी पर तरस आता है। सास ननद ने मिलकर उनके जीवन को नरक बना दिया है। जीजाजी दुखी तो होते हैं, पर कुछ बोल नहीं पाते। इतने में बैरा आया और चाय के साथ पकौड़ों का ऑर्डर ले गया। कुछ दिन से घर में बड़ी अजीब सी बात हो रही है, मैं परेशान हूँ। क्या हुआ? निकिता, जब मैं यहाँ आया था तो दीदी के साथ साथ मुझे भी उसकी सास के ताने मिलते थे, पर अब अचानक ही दीदी की सास मुझ पर जान छिड़कने लगी है। समझ गई, निकिता बोली। अरे वह बुढ़िया तुमको तो अपना दामाद बनाना चाहती हैं। क्या वो?
असंभव निकिता, मुझे तो लगता है कि मुसीबत के साथ मेरा गठबंधन हो गया है। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और क्या करूं? कितनी बार तुमको समझाया है कि चलो कोर्ट मैरिज कर ले, पर तुम भी सबकी आज्ञा आशीर्वाद लेकर पारंपरिक विवाह की जिद पर अड़े हो। अभी भी मान जाओ तो मैं कल ही अर्जी लगा दूं। नहीं, कागज की पत्नी बनना मुझे पसंद नहीं। पारंपरिक ढंग से विवाह, हंसी ठिठौली, आशीर्वाद, इन सब का मेरे लिए बहुत मूल्य है। भले ही ऊपर से बहुत आधुनिक दिखती हूँ, तब मुझसे एक शब्द भी मत कहना। बैठी रहो मेरे इंतज़ार में, या अपने घर वालों की पसंद से कहीं और शादी कर लूँ। मैंने तुमको इतना समय दिया, अब तुम भी मुझे थोड़ा समय दो। सूरज घर लौटा तो उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ है। आज जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर में ही थे। दीदी की सास का कमरा भी उसे बंद दिखा। आज दीदी ही चाय नाश्ता लाई थी। आंखें सूजी देखकर सूरज को लगा कि वह खूब रोई है। मुन्ना, चाय ले। दीदी, कुछ हुआ है क्या? दीदी के मुंह खोलने से पहले ही उनकी सांस आ गई। बहू, अपने भाई से बात की? आज पहली बार देखा कि माँ की बात को बीच में काटते हुए जीजा जी ने पत्नी की तरफ मुंह खोला था। काम से थक कर लौटा है, दम तो लेने दो। इसे कौन से पहाड़ ढूंढने पड़ते हैं? चाय पीते पीते बात कर लो। देखो माँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जिस घर से बेटी लाए हैं वहाँ अपनी बेटी नहीं देंगे। वह सब परंपरा अब नहीं मानी जाती। फिर कौन सा यह सगा भाई है? इसके घर में कोई तैयार ना हुआ तो? तेरी सास इसकी सगी बुआ है। रिश्ते के लिए उनसे दबाव डलवा। जीजा जी भड़के। बेटी के लिए मतलब? ब्याह नहीं हुआ तो क्या रिंकी को मार डालोगी? रिंकी ने डरते डरते कहा। बुआ को ढेर सारा दहेज चाहिए। हमसे दहेज मांगा तो भतीजी मरी। होश में तो हो। रिंकी को कुछ भी हुआ तो मैं ही सबसे पहले पुलिस बुलाऊंगा। उसका भाई भी यहाँ है। माँ पैर पटकती धमकी देती अपने कमरे में चली गई तो जीजा जी चिंतित से बोले, सूरज, मान ही जाओ, दोनों मिलकर रिंकी का जीवन नरक बना देंगी। रिंकी दीदी झल्ला कर बोली, हरगिज़ नहीं। अगर डॉली के साथ मेरे भाई का ब्याह हुआ तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। मैं अपने भाई के जीवन को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। आप अपनी बहन को नहीं जानते हैं क्या? दूसरे दिन छुट्टी के बाद सूरज फिर निकिता से मिला और उसे पूरी बात बताई। थोड़ी देर बाद निकिता बोली, यार, तुम्हारी समस्या वास्तव में गंभीर हो गई है। अच्छा, तुम्हारे जीजा जी क्या काम करते हैं? निसर्ग इंडिया में यूनिट इंचार्ज हैं। वहाँ के जनरल मैनेजर तो मेरे जीजा जी के दोस्त हैं। तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, पर अब होगा। रोज का उनके घर आना जाना है। रास्ता मिल गया, अब तुम देखते जाओ। सूरज निकिता से मिलकर घर पहुंचा तो पूरे मेकअप के साथ इठलाती, बलखाती डॉली चाय नमकीन सजा कर ले आई। चाय लीजिए साहब। नहीं चाहिए, अभी बाहर से पी कर आ रहा हूँ। तो क्या हुआ? अब यहाँ एक प्याली मेरे हाथ की भी पी लीजिए। नहीं, और नहीं चलेगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर आगे के बारे में योजना बनाने लगा। 2-3 दिन और बीत गए। इधर घर में वही तनाव, उधर निकिता का मुंह बंद। सूरज को लगा वह पागल हो जाएगा। चौथे दिन जब घर लौटा तो फिर सन्नाटा ही मिला। दीदी का बुरा हाल था, बिस्तर में पड़ी रो रही थी। जीजा जी सिर थामे बैठे थे। माँ बेटी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे का पर्दा पड़ा था। उसे देख दीदी आंसू पोंछ उठ बैठी। मुन्ना, फ्रेश हो ले, मैं चाय लाती हूँ। नहीं दीदी, पहले बताओ क्या हुआ जो घर में सन्नाटा पसरा है? साले बाबू, भारी परेशानी आ पड़ी है। तुम तो जानते ही हो कि हमारे बिल्डिंग निर्माण की कंपनी है। शहर के बहुत अंदर जंगली इलाके में एक नई यूनिट कंपनी ने खोली है। वहाँ मुझे प्रमोशन पर भेजा जा रहा है। जीजा जी, प्रमोशन के साथ? यह तो खुशी की बात है। तो दीदी रो क्यों रही है? आपका भी चेहरा उतरा हुआ है। तुम समझ नहीं रहे हो साले बाबू, वह घनघोर जंगल है। वहाँ शायद टेंट में रहना पड़ेगा। बच्चों का स्कूल छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनको हॉस्टल में छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी रिंकी दीदी ने जिद पकड़ ली है कि मेरे पीछे वह माँ व डॉली के साथ अकेली नहीं रहेंगी। अब मैं क्या करूँ बताओ? इतनी परेशानी है तो आप जाने से मना कर दें।
तुम उस श्रीवास्तव के बच्चे को नहीं जानते। प्रमोशन तो रोकेगा ही, हो सकता है डिमोशन भी कर दे। मेरा जूनियर तो जाने के लिए बिस्तर बांधे बैठा तैयार है, और ऐसा हुआ तो वह ऑफिसर की नज़रों में आ जाएगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? मैं रिंकी से कह रहा था कि यहाँ जैसा है वैसा चलता रहेगा और मैं अकेला ही चला जाऊँ। जीजा जी, आपके और भी तो 2 भाई हैं, उनके पास भी ये दोनों तो रह सकती हैं। कौन रखेगा इनको? यह तो मैं ही हूँ जो इनके अत्याचार को सहन करती हूँ। रिंकी दीदी का स्वर उभरा। ना, अब मैंने भी फैसला ले लिया है कि इनको 4-4 महीने के हिसाब से तीनों के पास रहना होगा। ठीक है, पर अब क्या होगा? मैं साथ चलूँगी, रिंकी दीदी बोली। तंबू क्या, मैं तो इनके साथ जंगल में भी रह लूँगी। रात को खाने की मेज पर दीदी की सांस बड़बड़ाई। यह सब इस करमजली की वजह से हो रहा है। जब से इस घर में आई है, नुकसान और कलेश, चैन तो कभी मिला ही नहीं। लेकिन जीजा जी ने दीदी का समर्थन किया। माँ, अब तुम बारी बारी से अपने तीनों बेटों के पास रहोगी, मेरे पास 12 महीने नहीं। रिंकी को भी थोड़ा आराम चाहिए। ठीक है, मथुरा हरिद्वार कहीं भी जाकर रह लूँगी, पर डॉली का ब्याह पहले सूरज से करा दे। सूरज को डॉली पसंद नहीं है तो कैसे करा दूँ? इतना सुनते ही सांस ने जो तांडव करना शुरू किया तो वह आधी रात तक चलता रहा था। दूसरे दिन मिलते ही निकिता हंसी। हाल कैसा है जनाब का? अरे, यह क्या कर डाला तुमने? जो करना चाहिए, घर बसाना है मुझे अपना। दीदी का घर उजाड़ कर? उस बेचारी का घर बसा ही कब था, पर अब बस जाएगा। जीजा जी को जाना ही पड़ेगा। ऐसे में दीदी का क्या हाल करेंगे ये लोग? समझ रही हो? आराम से आइसक्रीम खाओ, आज जब घर जाओगे तब सारा कलेश ही कट चुका होगा। वह कैसे? या तो मैं नहीं जानती कि वह कैसे क्या करेंगे, पर इतना जानती हूँ कि ऐसा कुछ करेंगे उससे हम सब का भला होगा। सूरज चिढ़कर बोला, मुझे तो समझना पड़ेगा ही, क्योंकि समस्या मेरी है। थोड़ा धैर्य तो रखो, मैदान में उतरते ही क्या जीत हाथ में आ जाएगी? निकिता सूरज को शांत करते हुए बोली। घर पहुंचकर सूरज थोड़ा हैरान हुआ। वातावरण बदला बदला सा लगा। दीदी खुश नजर आ रही थी तो जीजाजी बच्चों के साथ बच्चा बने उधम मचा रहे थे। मुंह हाथ धोकर वह निकला भी नहीं कि गरम समोसों के साथ दीदी चाय लेकर आई। मुन्ना चाय ले, तेरी पसंद के आलू वाले समोसे। अरे दीदी, यह तो चौक वाली दुकान के हैं, तेरे जीजाजी तेरे लिए लेकर आए हैं। सूरज बात समझ नहीं सका। जीजाजी भी आकर बैठे। उधर दीदी की सास कमरे में बड़बड़ा रही थी। जीजाजी, आपकी ट्रांसफ़र वाली समस्या हल हो गई क्या? समस्या तो अभी बनी हुई है, पर उसका समाधान तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में है? वह कैसे? तुम सहायता करो तो यह संकट टले। ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूँ, मुझसे जो होगा मैं करूँगा। पहले सुन तो लो, पहले ही वचन मत दो। कहिए, मुझे क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, ब्याह करना होगा। ब्याह किससे? हमारे बॉस की एक मुंह बोली बहन है, वह चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ हो जाए। मैं? मेरे साथ? पर ना देखी ना भाली। लड़की देखने में सुंदर है, बैंक में अच्छे पद पर है, यहाँ अपने जीजा के साथ रहती है, गाजियाबाद से ही ट्रांसफ़र होकर आई है। सूरज ने चैन की सांस ली, पर ऊपर से तनाव बनाए रखा। आपके भले के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, पर जात पात सब ठीक है ना? मतलब आप अम्मा को तो जानते ही है ना? पंडित की बेटी ही चाहिए उनको। ठाकुर हैं। तब तो उसकी चिंता मत कर मुन्ना, तू बस अपनी बात कह, बुआ को मैं मना लूँगी। तुम्हारा भला हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब तो समस्या का समाधान हो ही गया। पर आपकी माँ तो। मेरा ट्रांसफ़र रुका, यह बड़ी बात है। अब परसों ही भाई के घर पहुँचा रहा हूँ दोनों को। 4-4 महीने तीनों के पास रहना पड़ेगा। रिंकी ने बहुत सह लिया। दूसरे दिन निकिता से मिलते ही सूरज ने कहा, मान गए तुमको गुरु, आज जो चाहे ऑर्डर दो। चलो माने तो, अपना कल्याण तो हो गया, साथ ही साथ दीदी का भी भला हो गया। नरक से मुक्ति मिली बेचारी को। 4-4 महीने के हिसाब से तीनों के पास रहेंगी उसकी सास और ननंद। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई।
कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।